नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के प्रीलिम्स 2024 करेंट अफेयर्स रिवीजन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं फरवरी और मार्च 2024 इन दोनों महीनों में जो भी भूगोल और पर्यावरण पारिस्थितिकी खंड के अंतर्गत जो टॉपिक्स न्यूज़ में थे उन पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और उन पर कैसे प्रश्न बन सकते हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। पहला जो टॉपिक्स है वो है इंडियन स्कीमर। ये खासे चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? तो भारत बांग्लादेश ने कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के अंतर्गत इंडियन स्कीमर को सूचीबद्ध करने हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इसी कारण से इसकी चर्चा होने लगी और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उनको देख लेते हैं कि इंडियन स्कीमर जो पक्षी है, जो बर्ड है, उसके बारे में अगर बात करें तो इसे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको कहा जाता है इंडियन सीजर्स बिल। तो इस नाम से भी हो सकता है कि प्रश्न आपके पूछे जाए। दूसरी बात करें तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र हैं, जो कोस्टल एरियाज है, वहाँ पर नदी का जो मुहाना होता है, जो रिवर माउथ होता है, वहाँ पर सामान्य तौर पे ये देखे जाते हैं, ये पाए जाते हैं। इनका जो आवास होता है, हैबिटेट होता है, वो मूल रूप से जो रेतीली कह सकते हैं सतह है, क्षेत्र है, जहाँ पर सैंड वाला जो पूरा रीजन होता है, और समुद्र के निकटवर्ती नदियों, झीलों एवं निकटवर्ती जो कर सकते हैं कि दलदली जो क्षेत्र होता है, वहाँ पर ये सामान्य तौर पे देखने को मिलते हैं। यानी मुहाना जो होता है, रिवर माउथ, वो वाला जो पूरा क्षेत्र है वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। बात करें तो ये सैंडबार और द्वीपों पर कॉलोनी ब्रीडिंग करते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो कॉलोनी ब्रीडिंग क्या होती है? तो इसकी तहत या इस कॉलोनी ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है कि बड़ी संख्या में जो पक्षी होते हैं वो ब्रीडिंग करने के लिए इन तटों पर आते हैं, उसी को कॉलोनी ब्रीडिंग बोला जाता है। और अगर बात करें कि ये जो स्कीमर है, जो पक्षी है, अगर हम बात करें कि आखिर ये अपने आहार में क्या लेता है, तो जल की सतह पे जो तैरने वाली जो फिश होती है, जो मछलियाँ होती हैं, उनको ये अपना आहार बनाता है। छोटे जो कीड़े होते हैं उनको भी ये अपने आहार के रूप में उपयोग करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रमुख रूप से आपको देख लेना है कि ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो पूर्वी और जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है वहाँ पर ये देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें कि कंजर्वेशन इसका स्टेटस क्या है, तो ये क्या है कि जो IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसमें क्या है कि ये इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। तो इस कारण से क्या है कि ये अहमियत बढ़ जाती है कि आखिर इसको संरक्षित किया जाए। इसके लिए जो कह सकते हैं कि अनुकूल स्थितियां हैं उनको और विकसित किया जाए। और साइट्स जो श्रेणी देखी जाती है उसमें क्या है कि अभी तक ये लिस्टेड नहीं है, ये सूचीबद्ध नहीं है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है कि इंडियन स्कीमर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका कथन है कि इसे इंडियन सीजर्स बिल कहा जाता है। तो देखिए, पहले हमने बताया था कि पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है यह भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में नदी के मुहाने पर पाया जाता है। यह IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल किया गया। तो देखिए, पहले ही हमने बताया कि इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, यानी इंडियन सीजर्स बिल। तो ये पहला कथन सही हो गया। भारत के पूर्वी और पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर रिवर माउथ के पास में ये पाया जाता है, तो ये भी कथन सही है। और IUCN यानी जो इसके संरक्षण की जो स्थिति थी वो हमने बात की कि उसमें ये रेड जो लिस्ट है उसमें ये इंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल है। तो ये तीनों ही कथन सही है। पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही है। तो देखिए, इसमें तीनों ही कथन क्या है? सही है। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो C होगा। अगला टॉपिक देख लेते हैं, ये है ब्रूमेशन। ये चर्चा में था। क्यों था? तो शोधकर्ताओं ने विभिन्न निवास स्थानों में विभिन्न जो सरीसृप हैं, जो उनकी प्रजातियां हैं, उनमें ब्रूमेशन के बहुत सारे उदाहरण देखें और इस कारण से ये टर्मिनोलॉजी, ये जो अवस्था है, ये चर्चा में बनी हुई है।
इससे संबंधित कुछ तथ्य भी हैं, जैसे विंटर सीजन में अमेरिका के जो एलिगेटर्स होते हैं वो ब्रूमेशन की अवस्था में चले जाते हैं। ब्रूमेशन जो स्टेज है ये मूल रूप से क्या है कि शीत निद्रा की स्थिति, यानी कि जो विंटर सीजन होता है, जो शीत ऋतु होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रजाति हैं जो एक तरह से क्या हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, वो निद्रा में चले जाते हैं, वो एक्टिव नहीं रहते हैं। अब इससे जुड़े हुए जो कुछ मूल बातें हैं जैसे ब्रूमेशन, तो यह शीत ऋतु के महीने में क्या है कि एक विशेष अवधि के अंतर्गत कह सकते हैं कि अवस्था है। इसमें सरीसृप और जो उभयचर जानवर हैं ये सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, ये इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं, पोजीशन में रहते हैं। इस दौरान इनका जो तापमान होता है वो गिर जाता है और जो भोजन इनसे संबंधित होता है वो ये क्या करते हैं, उससे संबंधित ये एक्टिविटी नहीं करते हैं। इससे संबंधित बहुत सारे जीव हैं जो इसके अंतर्गत क्रिया करते हैं या इस स्थिति में चले जाते हैं, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें ये अगर बात करें तो जो सरीसृप है ये क्या होते हैं, एक्टोथर्मिक होते हैं। एक्टोथर्मिक क्या होता है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे दो तरह के जीव होते हैं, एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड, यानी कह सकते हैं कि उनका जो ब्लड होता है वो ठंडा होता है, और एक होता है वार्म ब्लडेड या हॉट ब्लडेड। तो उसी में क्या है कि ये जो पहला है वो एक्टोथर्मिक कह रहा है, यानी कि ये ठंडे कोल्ड ब्लडेड होते हैं और इन्हीं को एक्टोथर्मिक बोलते हैं, यानी ठंडे खून वाले जानवर। दूसरी अगर बात करें तो इसके दौरान जो सरीसृप है ये भूमिगत बिलों में, चट्टानों की दरारों या अन्य आश्रय क्षेत्रों में चले जाते हैं जहां तापमान अपेक्षाकृत अधिक स्थिर होता है। मूल रूप से जैसे अगर बात करें कि जो कोल्ड ब्लडेड जो भी इसमें जानवर होते हैं वो क्या होते हैं कि अपने शरीर का जो तापमान है वो बाह्य तापमान के तुलना में क्या कर सकते हैं कि वो उसके अनुसार अपने को ढाल नहीं पाते हैं, और ऐसे जो प्रजाति होते हैं उनको एक्टोथर्मिक बोलते हैं। और जो क्या होते हैं कि अपने शरीर का जो तापमान होता है उसको बाह्य वातावरण के अनुकूलित कर लेते हैं, वो गर्म कह सकते हैं कि वार्म ब्लडेड या हॉट ब्लडेड वो बोले जाते हैं। इससे संबंधित अगर बात करें तो शीत निद्रा की जो स्थिति है इसमें इस अवधि में बहुत सारे जानवर क्या होते हैं कि इनएक्टिव पोजीशन में होते हैं, बहुत ही कम सक्रिय होते हैं। यह जीवों को भोजन की कमी एवं विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए क्या करता है, सक्षम बनाता है। यानी कि ये एक ऐसी स्थिति है कि जब ऐसे जीवों के लिए जब भोजन दुर्लभ हो जाता है तो उस स्थिति में ये इनएक्टिव पोजीशन में रहते हैं और ये अपने को सस्टेन कर ले जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो शीत निद्रा के भी बहुत प्रकार होते हैं, जैसे डाइपॉज है, एस्टिवेशन है, टारपोर है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसी पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि हाल ही में विभिन्न निवास स्थानों पर सरीसृप प्रजातियों में ब्रूमेशन के उदाहरण देखे गए हैं। दूसरा कथन है, ब्रूमेशन एक प्रकार की शीत निद्रा की स्थिति है। और तीसरा है, ब्रूमेशन स्थिति में सरीसृप और उभयचर जानवर सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं। और पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। तो देखिए इसमें क्या है कि 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही है, क्योंकि विभिन्न निवास स्थानों पर यह देखा गया है कि बहुत सारे जो सरीसृप जो प्रजातियां हैं वो ब्रूमेशन के उदाहरण उनमें देखने को मिले हैं, तो ये सही स्टेटमेंट है। इसमें क्या होता है कि शीत निद्रा की स्थिति देखी जाती है विंटर सीजन में, एक तरह से इनएक्टिव पोजीशन में ये हो जाते हैं, और इस स्थिति में सरीसृप और उभयचर जानवर सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं। तो तीनों ही कथन सही हैं, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला टॉपिक देख लेते हैं, सफ़ेद गैंडे। ये खासे चर्चा में थे क्योंकि विश्व में पहली बार सफ़ेद गैंडे की इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो IVF होता है उससे उत्तरी सफ़ेद गैंडा की उप प्रजाति को बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इसकी उम्मीद भी जगी है। तो देखिए इस कारण से क्या है कि जो सफ़ेद गैंडे हैं, जो वाइट राइनोज है, ये चर्चा में बने हुए हैं। इनसे जुड़ी हुई प्रमुख बातें देख लेते हैं। तो वैज्ञानिकों ने इन विट्रो जो फर्टिलाइजेशन होता है, IVF होता है, इस तकनीक के द्वारा पहली बार सफ़ेद मादा गैंडे के भ्रूण स्थानांतरण
संभव हुआ है, ये किया गया। और इस विधि से क्या है कि क्रिटिकली जो इंडेंजर्ड श्रेणी में ये उत्तरी सफ़ेद गैंडा है, इसकी उप प्रजातियों को विलुप्त होने से क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है, क्योंकि ये संख्या में अब बहुत ही कम बचे हैं, यानी नगण्य बचे हैं, लगभग 2-3 बचे हैं। वर्तमान में अगर बात करें तो 2 उत्तरी सफ़ेद जो गैंडे हैं, नादर्न वाइट राइनो, यही बचे हैं और ये दोनों ही क्या है, मादा है। जैसा कि पहले हमने बताया कि इनकी संख्या नगण्य के बराबर है, 2-3 क्या होती है, संख्या नगण्य होती है। और इसी कारण से इनके संरक्षण के लिए प्रयास किया जा रहा है और उसमें जो IVF जो तकनीक का उपयोग किया गया है उसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि इस प्रजाति को संरक्षित किया जा सके। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रजातियों के संरक्षण हेतु जो अन्य जैव प्रौद्योगिकियां हैं उनमें क्या है कि बायो बैंक है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैव संश्लेषण है, बायो जो सिंथेसिस होता है ये भी महत्वपूर्ण है। जीन जो ड्राइव है ये भी तकनीक आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर बात करें तो गैंडे के जो स्टेटस हैं उस पर अगर हम नज़र डालें तो वर्तमान में गैंडों की कुल 5 प्रजातियां सामान्य तौर पे देखने को मिलती हैं। उसमें क्या है कि अफ्रीका से 2 प्रजातियां हैं जिसमें सफ़ेद और काला गैंडा है। एशिया से एक सींग वाला जो गैंडा है उसकी प्रजाति देखने को मिलती है जो मूल रूप से भारतीय गैंडा है, सुमात्राई गैंडा है, जावा गैंडा। ये मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ पर ये प्रजाति देखने को मिलती है। और गैंडों की प्रजातियों को अगर हम खतरे की दृष्टिकोण से देखें कि कौन से इनके लिए कह सकते हैं कि प्रतिकूल स्थितियां हैं, तो इनका जो पर्यावास है वो लगातार नष्ट हो रहा है। सींग के लिए बड़े स्तर पे गैंडों का शिकार हो रहा है और जलवायु में जो बड़े स्तर पे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं वो ये 3 जो कारण है ये इनके लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में सामने आए हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। सफ़ेद गैंडे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि विश्व में पहली बार सफ़ेद गैंडे के इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF गर्भाधान से उत्तरी सफ़ेद गैंडा उप प्रजाति को बचाने की उम्मीद की जा रही है। तो ये पहले ही हमने देखा कि ये किया जा रहा है। दूसरी अगर बात करें तो वर्तमान में केवल 2 उत्तरी सफ़ेद गैंडा यानी नार्दर्न वाइट राइनो बचे हैं जो मूल रूप से मादा है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। तो इसमें क्या है कि दोनों ही सही हैं, यानी 1 और 2 दोनों आपके सही हैं। अगला टॉपिक देख लेते हैं। ये है अटलांटिक मेरिडोनियल जो ओवरटर्निंग सर्कुलेशन है जिसको AMOC बोला जाएगा शॉर्ट टर्म में। तो ये चर्चा में था। क्यों था? तो शोधकर्ताओं के द्वारा जो AMOC है इसके क्षरण का पता लगाने हेतु एक अर्ली वार्निंग इंडिकेटर विकसित किया गया और इस कारण से क्या है कि ये चर्चा में था। तो इससे जुड़े हुए आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संक्षिप्त रूप से देखें तो ये क्या है कि एक क्लाइमेट कह सकते हैं कि सिस्टम है, इसमें महत्वपूर्ण टिपिंग पॉइंट्स होते हैं। यानी ये क्या होता है, तो क्लाइमेट टिपिंग जो पॉइंट्स है वो एक तरह से लिमिटेशन है। जैसे किसी चीज़ की एक सीमा होती है, ठीक वैसे ही निर्धारित सीमा है जिसे पार करने पर ऐसे वैश्विक जलवायु बदलाव देखने को मिलते हैं जिन्हें रोकना असंभव माना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरी अगर बात करें तो यह अटलांटिक महासागर में जो सागरी जलधाराएं हैं उनका एक पूरा सिस्टम है, एक प्रणाली है जो उष्णकटिबंध से यानी जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ से उत्तरी ध्रुव की ओर गर्म जलधारा को क्या करता है, प्रवाहित करता है। तो ये है। साथ ही क्या है कि जो ठंडे खारे और जो सघन जल है उसको उष्णकटिबंधी एवं दक्षिणी ध्रुव की ओर विस्तारित करता है। तो दोनों चीज़ें होती हैं। आप इमेज में देख सकते हैं कि देखिए ये क्या है कि ये गर्म जो जलधारा है ये आगे बढ़ रही है। किस क्षेत्र में बढ़ रही है, तो ध्रुव की ओर जा रही है, उत्तरी ध्रुव की ओर, ये नॉर्थ पोल की ओर ये प्रसारित हो रही है। साथ ही क्या है कि ठंडा सैलिनिटी वाला यानी अधिक जिसका क्या हो, लवणता हो, खारा जल और सघन जल को उष्णकटिबंध एवं दक्षिणी ध्रुव की ओर विस्तारित करता है। देखिए ये क्या है कि ठंडा जो जल है, खारा जल है,
सघन जल है उसको क्या है कि ये ट्रॉपिकल जोन और दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रसारित कर रहा है। तो ये दोनों कह सकते हैं कि क्रियाएं इसमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो वैश्विक उष्मा के पुनर्वितरण एवं समुद्री जीवन को बनाए रखने हेतु आवश्यक जो पोषक तत्व हैं उनमें भी इसका महत्व देखने को मिलता है, उनके संचरण में। और यह जो प्रणाली है ये तापमान एवं लवणता की मात्रा में भिन्नता के द्वारा उत्पन्न होती है। यानी दो स्थानों के बीच में जो जल की लवणता है उसका जो तापमान है उसके कारण ये क्रिया देखने को मिलती है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें अगर हम बात करें AMOC की तो इसके क्षरण के कौन से प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। तो पहले हमने बात किया कि इसमें क्या होता है कि किसी खास क्षेत्र में जो जल का स्तर है वो बढ़ जाता है। अमेजन जो क्षेत्र है, जो रीजन है, वहाँ पर आर्द्र और शुष्क मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तापमान में बड़े स्तर पे कह सकते हैं कि अनियमित उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। और जो दक्षिणी गोलार्ध है, जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, वहाँ का जो तापमान होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो ये इसके प्रभाव है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इन पर एक प्रश्न देख लेते हैं। अटलांटिक मेरीडोनियल जो ओवरटर्निंग सर्कुलेशन है, इसके संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसमें शोधकर्ताओं के द्वारा अटलांटिक मेरीडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के क्षरण का पता लगाने हेतु एक अर्ली वार्निंग इंडिकेटर विकसित किया गया। तो ये सही है। दूसरा कह रहा है कि यह जलवायु प्रणाली के महत्वपूर्ण टिपिंग पॉइंट्स में से एक है। पहले हमने बताया कि एक लिमिट, एक सीमा, निर्धारित सीमा जिसके बाद से जो जलवायु प्रणाली है उसमें ऐसे बदलाव देखने को मिले जिसमें परिवर्तन कर पाना, सुधार कर पाना संभव न हो। तो ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि इससे अटलांटिक महासागर के जल स्तर में वृद्धि होने की संभावनाएं होती हैं। पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। तो तीनों ही कथन क्या है, वो सही है। तो आपका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा सी। अगला टॉपिक देख लेते हैं। ये है रिप करंट। ये खासे चर्चा में था और कई एग्जामों में ये पूछा भी गया है और इस दृष्टिकोण से क्या है कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बात करें कि क्यों चर्चा में था, तो भारतीय राष्ट्रीय जो महासागर सूचना सेवा केंद्र है INCOIS है और जो इसरो है, इन दोनों के द्वारा रीप करंट की निगरानी और परिचालन के पूर्वानुमान अलर्ट जारी करने के लिए एक परियोजना शुरू की गई। तो इस परियोजना के शुरू किए जाने के कारण जो रीप करंट है ये चर्चा में बनी हुई थी। इस कारण से भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा बात कर लें कि आखिर रीप करंट होती क्या है। तो देखिए, समुद्र तट से वापस खुले महासागर की ओर, यानी अंदर की ओर, सागरी क्षेत्र की ओर, समुद्र या झील की ओर से बहने वाले पानी की, जल की जो कह सकते हैं शक्तिशाली जो प्रवाह होता है, जो स्ट्रीम होता है, वही क्या होता है, उसी को रीप करंट बोला जाता है। जैसे देखिए, ये क्या है कि तट की ओर से क्या है कि ये अंदर सागर की ओर जो सकरा जली जो क्या हो शक्तिशाली जो प्रवाह होता है उसी को रीप करंट बोला जाता है। और यह धारा इसके दोनों ओर से बहने वाले पानी की तुलना में काफ़ी तेज होती है, काफ़ी तीव्र गति से बहती है। जैसे देखिए, दोनों तरफ ये देखिए जल का प्रवाह हो रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो सकरा या कह सकते हैं कि जो स्टीम देखने को मिल रही है, जो पतला सकरी जो जली प्रवाह है, वो क्या है, उसका जो वेलोसिटी है वो काफ़ी तेज होता है और यह समुद्र तट से तलछट ला सकता है, जिससे इन्हें गंदी या कह सकते हैं कि मटमैली धाराओं के रूप में भी पहचाना जा सकता है। ये धाराएं समुद्र तटीय प्राकृतिक खतरों में भी गिनी जाती हैं। यानी एक तरह से क्या है कि ये सागरी जो क्षेत्र में खतरा होता है उस श्रेणी में इसको शामिल किया गया। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर बात करें कि आखिर ये जो करंट है, जो धारा है जिसको रिप करंट का नाम दिया गया है, आखिर इसका निर्माण कैसे होता है, उसके पीछे कारण क्या है। तो ये क्या है कि मूल रूप से लहरों में आने वाले जो विभिन्न ऑब्स्टेकल हैं, जो बाधा हैं, उनसे समुद्र में पानी वापसी के विचलन के कारण ये देखने को मिलता है। और इसमें मूल रूप से अगर देखें तो जो सागरी तट की जो अस्लाकृति है वो सबसे प्रमुख कारण है और इसके कारण ही क्या होता है कि इसकी उत्पत्ति होती है। और इसके द्वारा अगर बात करें कि जो अस्लाकृति है इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे
कठोर तल हो जाए, यानी वहाँ जो चट्टानी संरचना है वो काफ़ी हार्ड हो या फिर सॉफ्ट हो या रेत गाद हो, इस तरह का जो वहाँ पर संरचना है तो वो इसका कारण हो सकता है। तट की जो स्थलाकृति में पानी के बाहर का जो क्षेत्र है वहाँ पर अगर टीले हैं या दलदल है तो वो भी कारण बन सकते हैं। तट की स्थलाकृति में पानी के भीतर का जो क्षेत्र है, जैसे अगर बात करें कि वहाँ पर चट्टान हो, घाट हो, तो उनके कारण भी ये उत्पन्न होता है। और पानी के नीचे की जो बाधाएं हैं, अगर जैसे बात करें कि रेत की बड़ी बड़ी पट्टियाँ हों, घाटों या चट्टानों के हिस्से के बीच में कई खाई देखने को मिले, तो इस प्रकार के जो बाधाएं हैं वो क्या करती हैं कि इस रिप करंट के उत्पन्न होने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर बात करें कि जो भारतीय राष्ट्रीय महासागर जो सूचना सेवा केंद्र है, इसके बारे में, तो ये पृथ्वी जो विज्ञान मंत्रालय है इसके तहत क्या एक स्वायत्त संगठन है। और यह कहाँ पर अवस्थित है, तो देश के हैदराबाद शहर में ये देखने को मिलेगा और वर्ष 1999 में ये स्थापित किया गया था। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस पर अगर हम बात करें तो इसरो भी, चूँकि दोनों ने मिलकर इस पर काम किया है, तो इसरो क्या है कि भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था। और भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग का ये क्या है, एक प्रमुख घटक है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी पर एक प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी INCOIS और इसरो के द्वारा रीप करंट की निरंतर निगरानी और परिचालन पूर्वानुमान अलर्ट जारी करने के लिए एक परियोजना शुरू की गई है। तो ये हमने देखा कि ये की गई है क्योंकि दोनों का संयुक्त एक प्रोजेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है INCOIS पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि इसकी स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी और पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। तो क्या है कि 1, 2 और 3 तीनों ही स्टेटमेंट क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो डी विकल्प हो जाएगा। अगला टॉपिक देख लेते हैं। ये है गंगा नदी डॉल्फिन, यानी कि गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है उससे संबंधित न्यूज थी। न्यूज क्या थी, तो पटना यानी बिहार की राजधानी जो पटना है उसमें भारत और एशिया के पहले जो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है उसका उद्घाटन किया गया। तो इस कारण से क्या है कि जो गंगा डॉल्फिन है वो चर्चा में थी। इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं कि राष्ट्रीय जो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो क्या है कि पहली बार पटना में स्थापित किया गया है। इसकी बात करें तो इसका जो उद्देश्य है वो गंगा नदी की जो डॉल्फिन है उसको कंजर्व करना, संरक्षित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। इस अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना है वो बिहार के पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी का जो तटीय क्षेत्र है, जो तट है, वहाँ पर किया गया है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो इस राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना है वो गंगा नदी की डॉल्फिन के संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। यानी कि इससे क्या होगा कि डॉल्फिन को अब संरक्षित किया जा सकता है। इसके अलावा डॉल्फिन प्रजातियों के संबंध में वैज्ञानिकों और जो शोधकर्ता हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनके द्वारा किए जाने वाले जो गहन अध्ययन है उनको और क्या किया जा सकता है, तो आसान बनाया जा सकता है, सुविधाजनक बनाया जा सकता है और वो और अच्छे पे क्या कर सकते हैं कि अच्छे स्तर पे अध्ययन कर सकते हैं और इनसे जुड़ी हुई जो भी बातें हैं उनको स्पष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो राष्ट्रीय जो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है, आखिर इसका महत्व क्या है, तो पहले हमने बताया कि इससे क्या होगा, तो जो डॉल्फिन है वो संरक्षित होगी। दूसरी अगर बात करें तो जो ये लुप्त प्राय जो गंगा डॉल्फिन है इसके संबंधित जो भी संरक्षण के पहले से प्रयास चल रहे हैं उनको और बल मिलेगा, मजबूती मिलेगी। और डॉल्फिन के बदलते जो व्यवहार हैं, जो भोजन की आदतें हैं, उत्तर जीविता जो कौशल है, मृत्यु के कारण है, इन सारे विषयों पे जो रिसर्च है वो और एडवांस लेवल पर जा सकता है और इससे फाइनली क्या होगा, तो डॉल्फिन का कंजर्वेशन होगा। इसके अलावा डॉल्फिन संरक्षण हेतु क्या है कि जो मछुआरे हैं उनको भी प्रशिक्षित किया जा सकता है, तो उनको प्रशिक्षण प्रदान होगा।
और अगर बात करें गंगा नदी डॉल्फिन की, तो जो ये डॉल्फिन है इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित पहले ही किया जा चुका है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्लेटानिस्टा गैंगेटिका, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ये भारतीय उपमहाद्वीप में अगर मूल रूप से देखें तो जो भारतीय क्षेत्र है, बांग्लादेश का क्षेत्र है, जो नेपाल का क्षेत्र है, यहाँ पर गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना ये जो नदियां हैं, इसके अलावा जो कर्णफुली, सांगू नदियां हैं, यहाँ पर ये मूल रूप से डॉल्फिन देखने को मिलती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो ये रेड डॉट से दिखाया गया, ये दिखाया जा रहा है कि गंगा नदी का डॉल्फिन का जो पर्यावास का जो क्षेत्र है वो ये गंगा नदी का जो क्षेत्र है। और इसमें क्या है कि जो ब्लू कलर से डॉटेड दिखाया जाए, ये कह रहा है कि मौसम के आधार पर कभी कभी इन क्षेत्रों में भी क्या है कि ये डॉल्फिन देखने को मिलती है। और जो ग्रीन कलर से ये दिखा रहा है कि यहाँ पर डॉल्फिन कभी भी देखने को नहीं मिलती है। तो ये क्या है कि एक चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण है जिसमें ये दिखाया गया है कि डॉल्फिन कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है। ये हमने देख लिया। इसमें अगर डॉल्फिन के बारे में कुछ अन्य तथ्यों की बात करें तो ये क्या है कि एक दृष्टिहीन जलीय मांसाहारी जीव है। शिकार करने के लिए क्या करती है तो पराश्रव्य ध्वनियों का उपयोग करती है और 5 फीट से 8 फीट की गहराई में सामान्य तौर पे पाई जाती है। भारत में डॉल्फिनों की संख्या वर्तमान में लगभग 3000 है और जिसमें से क्या है कि लगभग 50% यानी 50%, आधे से जो अधिक संख्या है वो कहाँ पर पाई जाती है तो बिहार वाला जो क्षेत्र है गंगा का, वहाँ पर ये देखने को मिलती है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी पर डॉल्फिन संरक्षण हेतु बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों को भी आपको जानना चाहिए। जैसे अगर बात करें तो विक्रमशिला जो गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य है जो बिहार में है, ये एक प्रयास किया गया है। दूसरा क्या है कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ये भी महत्वपूर्ण है, जो कि क्या है कि जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है उसी की तर्ज पे प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया गया है। और राष्ट्रीय जलीय जीव एवं राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस जो शुरुआत की गई थी, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है कि गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि पटना बिहार में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, जो कि क्या है कि यहाँ पर जो पटना यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जो गंगा तटीय क्षेत्र है वहाँ पर किया गया है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्लेटानिस्टा गैंगेटिका, तो ये भी सही है। पूछा जा रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है, तो दोनों ही कथन सही है, तो सही जो आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 2। अगला टॉपिक है इथेनॉल 100। ये चर्चा में था। क्यों चर्चा में था तो पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा इथेनॉल 100 ईंधन का प्रारंभ किया गया, इसको शुरू किया गया, इस कारण से ये चर्चा में था। इथेनॉल अगर 100 की बात करें तो ये पेट्रोल का एक कह सकते हैं कि स्वच्छ और हरित विकल्प है। ये क्या है, एक कह सकते हैं कि क्लीन एंड ग्रीन, एक क्या है कि एक ऑप्शन है जो पहले से जिस ऊर्जा ईंधन का हम उपयोग कर रहे हैं उसका एक ये वैकल्पिक स्रोत है। और इसमें अगर बात करें तो लगभग 92 से 94% इथेनॉल होता है और 4 to 5% क्या है कि मोटर स्पिरिट होता है और लगभग 1.5% 1.5% को सॉल्वेंट हायर सेचुरेटेड एल्कोहल होता है और इसका उपयोग वाहनों की विस्तृत श्रृंखला में किया जा सकता है। और इस कारण से क्या है कि इसकी चर्चा हो रही है कि ये एक वैकल्पिक स्रोत हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आखिर जो इथेनॉल 100 है इसका महत्व क्या हो सकता है, तो बहुत सारे महत्व हो सकते हैं। जैसे इससे क्या हो सकता है कि जो हमारे देश में जो अन्नदाता हैं वो ऐसी फसलों का उत्पादन करेंगे जिसके द्वारा इथेनॉल बनेगा और उसके द्वारा ये वैकल्पिक जो ऊर्जा का स्रोत है, जो ईंधन का स्रोत है वो उत्पन्न होगा। तो इससे क्या होगा कि उनकी जो स्थिति है वो पहले से और अच्छी होगी। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसों और प्रदूषकों के जो इमिशन हो रहा है जिससे बड़े स्तर पे बहुत सारे परिवर्तन जलवायु में देखने को मिल रहे हैं, वो क्या किया जा सकता है तो वो कम किया जा सकता है।
जलवायु परिवर्तन से निपटने और वायु गुणवत्ता को सुधारने में भी क्या होगा, हमें मदद मिलेगी। इससे जीवाश्म ईंधन पर जो निर्भरता है वो भी कम हो जाएगी। कच्चे तेल पर आयात निर्भरता को कम किया जा सकता है, क्योंकि भारत में क्या है कि मूल रूप से आयातित तेल पर ही भारत निर्भर है। और इससे कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, किसानों की जो स्थिति है वो पहले से और अच्छी होगी। और इथेनॉल मिश्रण पहलों से किसानों की आय में वृद्धि होने के साथ जो ग्रामीण रोजगार है उसमें बड़े स्तर पे वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे क्या होगा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो कह सकते हैं असमानता देखने को मिल रही है रोजगार के स्तर पे, अलग अलग विभिन्न आय के स्तर पे, वो जो असमानता है उसको कम किया जा सकता है। और यही नहीं, विदेशी मुद्रा की बचत होगी। जैसे हमने बात किया कि अपने देश में सामान्य तौर पे आयातित तेल के द्वारा ही बड़े स्तर पे क्या होता है कि ईंधन की आपूर्ति होती है, तो उसमें क्या होगी, कटौती होगी। इससे क्या होगा कि विदेशी जो मुद्रा है उसकी बचत होगी। तो ये हमने देख लिया। इसी से संबंधित अगर हम बात करें तो इथेनॉल की चर्चा हुई है, तो थोड़ा सा इथेनॉल भी हम देख लेते हैं। ये क्या होता है, तो कार्बनिक रासायनिक यौगिक है जो बायोमास से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो बायोमास में भी अगर हम बात करें तो मूल रूप से जो बात हो रही है तो उसमें क्या है कि मक्का है, गन्ना है, गेहूं है, ऐसे जो पौधे हैं उनसे ये तैयार किया जाता है। और किस प्रक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये किण्वन जो प्रक्रिया है उसी के द्वारा ये उत्पन्न किया जाता है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। इथेनॉल 100 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा इथेनॉल 100 ईंधन शुरू किया गया है। तो ये सही है। यह पेट्रोल का एक स्वच्छ और हरित विकल्प है। पहले हमने बताया कि ये क्या है कि क्लीन और ग्रीन ऑप्शन है किसका, तो पेट्रोल का। तो दोनों ही कथन सही हैं। पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है, तो दोनों ही कथन क्या है, आपके सही हैं। अगला टॉपिक देख लेते हैं। यह है पायरोलिसिस। ये चर्चा में था। क्यों चर्चा में था, तो शोधकर्ताओं के अनुसार बायो एनर्जी जो ट्राई जनरेशन तकनीक का जो उपयोग है ये पायरोलिसिस के लिए करना संभव हो गया है, और इस कारण से इसकी चर्चा हो रही है। आखिर पायरोलिसिस होता क्या है ये आपको जानना होगा। तो ये क्या है कि अपघटन की थर्मोकेमिकल तकनीक है, जिसमें क्या है कि कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हाई टेम्परेचर पर बड़े अणुओं से छोटे अणुओं जैसे ऑयल है, गैस है, उसमें क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, परिवर्तित किया जाता है। और इस विधि को थर्मल क्रैकिंग, देखिए ये जो तकनीक है इसको थर्मल क्रैकिंग, थर्मोलिसिस, डिपोलिमराइजेशन, ऐसे अलग अलग रूपों में भी जाना जाता है या इन नामों के द्वारा भी जाना जाता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर बात करें कि आखिर इसका महत्व क्या होगा, तो इसके कई सारे महत्व हैं। जैसे क्या होगा कि इसके द्वारा कार्बन युक्त पदार्थों जो अपशिष्ट बायोमास है उसको बायोचार एवं बायो आयल में बदलना संभव हो सकता है, बदला जा सकता है। इससे सीन गैस उत्पन्न की जा सकती है। जो अपशिष्ट बायोमास है उससे संबंधित बहुत सारे उपयोग किए जा सकते हैं। और इससे भारतीय ग्रामीण क्षेत्र को 3 प्रमुख जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेज हैं, उनको भी कम किया जा सकता है। जैसे बात करें तो बायोचार से मृदा की गुणवत्ता में सुधार, दूसरा क्या है कि बायो आयल का उपयोग करके बिजली उत्पादन किया जा सकता है, और सीन गैस का उपयोग खाना पकाने में किया जा सकता है। तो भारत में जो रूरल कह सकते हैं कि जो रीजन है वहाँ पर इसका उपयोग बड़े स्तर पे किया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण है। इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं कि पायरोलिसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अपघटन की थर्मोकेमिकल तकनीक है। यह तकनीक को थर्मल क्रैकिंग, थर्मोलिसिस, डिपोलिमराइजेशन आदि के रूप में भी जाना जाता है। तो दोनों कथन आपके सही हो गए। तीसरा कह रहा है कि इसमें कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर बड़े अणुओं से छोटे अणुओं में विभाजित किया जाता है। और पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। तो तीनों ही कथन आपके सही हैं। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला है गोल्डन लंगूर। ठीक है, ये जो गोल्डन लंगूर है ये चर्चा में था। क्यों था, तो
हाल के जो सर्वेक्षण किए गए, जो सर्वे किए गए हैं, उसके अनुसार भारत में जो गोल्डन लंगूर है, इनकी जो कुल संख्या है वो क्या है कि हाल ही में लगभग 7,000 से अधिक दर्ज की गई है। और एक सर्वे के अनुसार लगभग क्या है 7,396 इनकी संख्या पाई गई है। और इस संख्या या जो सर्वे का जो रिजल्ट है, इसके बाद गोल्डन लंगूर न्यूज़ में था। तो इससे जुड़ी हुई बातें आपसे परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। जैसे अगर बात करें इस सर्वेक्षण की, अब हम बात कर लेते हैं इसमें शामिल जो प्रमुख संस्थाएं थी। तो उसमें क्या है कि PRCNE थी, असम वन विभाग था, बोडोलैंड जो टेरिटोरियल काउंसिल है वो इसमें शामिल था, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री है जो पक्षियों के लिए काम करता है, ये संस्थान शामिल था, कंजर्वेशन हिमालय ये भी इस सर्वे में शामिल था, जिसके आधार पर गोल्डन लंगूर से संबंधित ये सर्वे के रिजल्ट जारी किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो सर्वे किया गया था ये 2 स्तरों पर किया गया था, 2 चरणों में किया गया था। जो पहला इसका चरण था वो मार्च अप्रैल 2020 में किया गया था और इस सर्वेक्षण में मानस बायोस्फीयर रिजर्व के पश्चिमी भाग को शामिल किया गया था। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मानस जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें रीपू जो रिजर्व फॉरेस्ट है, चिरांग जो RF है, मानस RF है, और जो मानस नदी के पश्चिमी तट के जो क्षेत्र थे उनको शामिल किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर इसके दूसरे चरण की बात करें तो इस चरण का जो सर्वेक्षण हुआ वो 2021 में किया गया था और इस सर्वेक्षण में असम के बोईगांव, कोकराझार और धुबरी जिलों के गोल्डन जो लंगूर हैं उनको खंडित वन के जो आवास थे उन क्षेत्रों को शामिल करते हुए ये सर्वे किया गया था। और इस सर्वेक्षण में गोल्डन लंगूरों की बहुतायत, स्थानिक वितरण और घनत्व का आकलन करने के लिए ब्लॉक गणना पद्धति का उपयोग किया गया था और इसके द्वारा इनकी जो संख्या है उसको जारी किया गया है और यह विधि पहली बार गोल्डन लंगूर के लिए लागू की गई थी। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इस विधि विशेष के रूप में जो गोल्डन लंगूर है, जैसे कि वृक्षी छोटे समूह में रहने वाले प्राइमेट्स के लिए क्या है अपेक्षाकृत सरल, लागत प्रभावी और मजबूत माना जा रहा है कि इस तकनीक के द्वारा, इस विधि के द्वारा जो इनका सर्वे किया गया है ये अब से पहले जो भी विधियां उपयोग की जा रही हैं उनमें ये सबसे प्रभावी है, सबसे अनुकूल है। अब हम बात कर लेते हैं जो गोल्डन लंगूर है इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है ट्रैचिपिथेकस गेई, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा क्या है कि मूल रूप से ये पेड़ों पर अधिक निर्भर है और इसी कारण से इसको लीफ मंकी के नाम से भी जाना जाता है। और ये मुख्यतः क्या है शाकाहारी प्राणी है जो पत्तियां खाता है, फलों को खाता है, फूलों को खाता है, बीज और कीड़ों को भी ये क्या करता है अपना आहार बनाता है। अगर इसके पर्यावास की बात करें, आवास की बात करें तो सामान्य तौर पे जो उष्णकटिबंधी और जो उपोष्णकटिबंधी जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पर ये देखने को मिलता है और भारत, भूटान और बांग्लादेश के जो कुछ हिस्से हैं वहाँ पर ये गोल्डन लंगूर सामान्य तौर पे देखने को मिलता है। और भारत में अगर मूल रूप से बात करें कि कौन से क्षेत्र है जहाँ पर ये पाया जाता है तो मानस नदी का जो पूर्वी क्षेत्र है, संकोश नदी का जो पश्चिमी क्षेत्र है और ब्रह्मपुत्र नदी का जो दक्षिणी क्षेत्र है, इन तीनों क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ये गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं। तो ये हमने देख लिया। इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार भारत में गोल्डन लंगूर की कुल संख्या 7,396 दर्ज की गई है। तो ये सर्वे में आंकड़ा पाया गया है, ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा है गोल्डन लंगूर का वैज्ञानिक नाम ट्रैचिपिथेकस गेई है, तो ये भी सही है क्योंकि इसका वैज्ञानिक नाम यही है। और गोल्डन लंगूर को लीफ मंकी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये पेड़ों पर अधिक निर्भर है और ये पत्तियां, फूल और कीड़े और इससे संबंधित जो पदार्थ हैं उनको खाता है और इनकी निर्भरता को ध्यान में रखते हुए इसको लीफ मंकी कहा जाता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट ही सही है। पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है, तो इसमें आपको जो सही उत्तर होगा वो 1, 2 और 3। अगला टॉपिक देख लेते हैं, ये है मेलानोक्लास्मिस द्रौपदी। ये चर्चा में है। आखिर ये है क्या, क्यों चर्चा में है? तो भारतीय जो प्राणी सर्वेक्षण है
इसके द्वारा हेड सील्ड जो समुद्री स्लग है उसकी एक नई प्रजाति की खोज की गई है, जिसको क्या है, जिसका ये नाम रखा गया। और इस कारण से चूंकि इसका जो नाम रखा गया है वो अपने देश के जो राष्ट्रपति हैं उनके नाम से जोड़ कर रखा गया है, और इस कारण से इसकी चर्चा हो रही है और इसी कारण से ये न्यूज़ में बना हुआ था। अगर इससे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों की बात करें तो जो मोलानोक्लामिस है, ये जीनस से संबंधित इस प्रजाति का पश्चिमी बंगाल के तट के दीघा और उड़ीसा के जो तट हैं वहाँ पर उदयपुर में ये खोजा गया है। तो ये रीजन आपके लिए महत्वपूर्ण है। कहाँ कहाँ पर, तो जो वेस्ट बंगाल जो स्टेट है यहाँ पर जो दीघा क्षेत्र है और उड़ीसा का जो तट है जहाँ पर उदयपुर क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्रों में ये प्रजाति सामान्य तौर पे क्या है कि खोजी गई है। और ZSI के शोधकर्ताओं ने इस प्रजाति का जो नाम है वो भारत की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू उनके नाम पर रखा गया। तो इसमें जो इसका दूसरा टर्म है जो द्रौपदी जोड़ा गया है वो क्या है कि अपने देश के राष्ट्रपति के नाम से जोड़कर रखा गया है, यानी इनके सम्मान में रखा गया है। और जो हेड सील्ड समुद्री जो स्लग है इसकी ये नई प्रजाति केवल भारत में ही पाई जाती है और इस कारण से क्या है कि ये और चर्चा में बनी हुई है। इसके अलावा अगर बात करें कि ये जो प्रजाति है ये भारत में पाई गई जो हेड सील्ड समुद्री जो स्लग है इसकी ये दूसरी प्रजाति है। पहली जो प्रजाति है ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तट पर क्या है कि मेलानोक्लैमिस बेंगालेसिस है, यानी कि ये इसकी पहली प्रजाति है और ये अब पाई गई इसकी दूसरी प्रजाति है। इसके अलावा अगर बात करें तो इस प्रजाति की पुष्टि क्या है कि रूपात्मक, शारीरिक और आणविक विशेषताओं की जांच से स्पष्ट हुआ है। तो ये क्या है कि इस प्रजाति में दोनों में जो अंतर है, इसकी जो विशेषता है वो इस आधार पर निर्धारित हुई है, यह एक छोटा अकशेरुकी और उभयलिंगी प्राणी है और इसकी जो लंबाई है वो सामान्य तौर पे 7 मिलीमीटर तक होती है। इसका जो प्रजनन काल होता है वो सामान्य तौर पे नवंबर माह से जनवरी माह तक होता है। यह भूरे काले रंग का होता है और इसके पिछले भाग पर रूबी लाल धब्बा देखने को मिलता है। इसकी पिछली ढाल क्या होती है वो लंबी होती है और इसके शरीर पर एक खोल देखने को मिलता है। तो ये इसकी शारीरिक विशेषताएं हो गई। यह जो प्रजाति है ये अन्य प्रजातियों से अलग गीले और नर्म रेतीले समुद्र तटीय क्षेत्रों में निवास करती है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इस प्रजाति का जो निवास स्थान है मेलानोक्लामी जो बेंगालेंसिस है इसके समान है और ये क्या है कि सामान्य तौर पे जो वर्ष 2022 है इसमें दीघा और धामरा के तट पे भी पाया गया था। तो इस कारण से भी ये चर्चा में है और यह रेत के कणों को पैरापोडियल स्पेस में प्रवेश करने से भी रोकता है। तो इससे संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिनकी हमने चर्चा कर ली। अब इसके बारे में एक प्रश्न देख लेते हैं। तो ये जो प्रजाति है यानी जो मेलानोक्लैमिस द्रौपदी के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है यह हेड सील्ड समुद्री स्लग की एक नई प्रजाति है, तो ये सही है और इस नई प्रजाति का नाम भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है, तो ये भी सही है। पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है, तो क्या है कि दोनों ही कथन सही हैं, तो 1 और 2 दोनों सही हैं, तो विकल्प आपका सी सही होगा। तो इस तरह से हमने फरवरी और मार्च दोनों महीनों में जो भी भूगोल और पर्यावरण से जुड़े हुए टॉपिक्स जो न्यूज़ में थे उन पर हमने विस्तृत चर्चा करी और उन पर कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन पर भी बात की। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।